हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो डेली प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं उसी का आज क्रॉन पब्लिकेशन का सेट नंबर 6 है। इससे पहले ऑलरेडी 5 सेट अपलोड कर दिए गए हैं और इस बुक में टोटल 15 सेट दिए गए हैं जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन इसमें किया गया है। तो आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ऑलरेडी 5 अपलोड कर दिए गए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के जिनमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे उसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए गए हैं। वह भी आप हमारे बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जहां पर पूरे डिटेल के साथ पीडीएफ दे दिए गए हैं। तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताया करेंगे ताकि हम आगे जितने भी वीडियो आएंगे उसमें हमारा प्रयास रहेगा और भी बेहतर से बेहतर करने के लिए। देखेंगे आज का जो सेट है वह सेट नंबर 6 रहेगा और सेट नंबर 6 का जो सबसे पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। हम प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों में जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको देने के लिए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा 25 से 30 मिनट। तो वहां तक आप हमारे साथ चलेंगे, आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। अन्य सभी के जैसा आपको ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न बता दिया गया, डायरेक्ट आंसर बता दिया गया उसके बाद चला गया और 75 प्रश्न मात्र 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करा दिए। नहीं, हम आपसे 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेंगे मगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे। चलिए, बहुत हो गई बात। एक बार बस आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने स्टडी जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करके आ जाइए और जल्दी से अब सबसे पहला प्रश्न को लगाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में मांग का नियम असफल हो जाता है? निम्न स्तरीय वस्तु, सामान्य वस्तु, गौण वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु अथवा गौण वस्तु दोनों। प्रश्न कहता है कि किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में कीमतों में वृद्धि होने पर लोग प्रायः गिफिन वस्तु का अधिक उपयोग करते हैं, यानी कि सस्ता वस्तु। और गिफिन वस्तु क्या होता है? तो एक अत्यधिक निकृष्ट वस्तु होता है जिसका मांग जो है वो हमेशा बदलते रहता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ बाजार का प्रकार है, दूसरे तरफ विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कहता क्या है। अगर हम अल्पाधिकार की बात करें, अल्पाधिकार यानी कि कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता। एकाधिकार का मतलब होता है एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता और यानी कि खरीदने वाला। पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता, जितना ज़्यादा बेचने वाला उतना ज़्यादा खरीदने वाला, उसको हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। और इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित है? तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वह 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक सातवां हुआ करता था जो कि संपत्ति के अधिकार के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान समय में एक वैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। तो यह भी याद रख लेंगे। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है उस समय अनुच्छेद 359 युद्ध एवं बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति की सभी मौलिक अधिकार जो है उस पर ये कानून लग जाता है। मगर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दो एकमात्र ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि कभी भी निलंबित नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
पांचवा प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया था। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है छठा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि अस्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किया था कहाँ पर, तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था, यानी कि बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। कब किया था, 1793 में किया था। सातवां प्रश्न है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। तो 49वीं समानांतर रेखा की अगर बात किया जाए तो यह मुख्यतः अमेरिका के साथ कनाडा की सीमा रेखा को दर्शाता है, जिसे 49वीं उत्तरी अक्षांश की समांतर रेखा द्वारा चिन्हित की जाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो ला नीना की बात किया जाए तो ला नीना एक जलवायु प्रतिमान है जो दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट के साथ प्रशांत महासागर के सतही जल से शीतल होने का वर्णन करता है। और ला नीना जो है यह एल नीनो के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, जल का तापमान कम कर देता है। चलते अगला प्रश्न की ओर। 9 नंबर है कि डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं जो इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खुले स्रोत, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम ओपन सोर्स भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 10वां कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना किया था और यह गद्दी पर 1206 से 1290 तक भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 जो राजवंश हुआ करते थे गुलाम वंश के अंतर्गत, उन सभी में ये संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा सा है, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न कहता है कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का नाम क्या है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारें ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो चीन और भारत यानी कि सिक्किम के बीच में जो दर्रा है वह है नाथू ला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न की सोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये कैरेंट से संबंधित है, राणा दास गुप्ता। 13 नंबर प्रश्न है कि नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं सुरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, डैश राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तो ये तारापुर आपको ध्यान में आना चाहिए। तारापुर जो है यह मुख्य रूप से, अब ध्यान दीजिएगा, नंदना मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुर गांव के शिल्पकारों के लिए जाना जाता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, विनिर्माण या मछली उत्पादन। तो कौन सा जो है चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है 15 नंबर की मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लैगून के नाम से जानते हैं। लैगून जो होता है जल की उथली सीमा होती है जिसे भूमि की संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से समुद्र से अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बाल सहायता योजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक बच्चे को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। तो यह जो है यह मुख्यतः 1500 रुपये दिए जाते हैं, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह प्रदान किया जाता है 1500 रुपये।
17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मगर ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग इसको गलत मारेंगे। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नागरिकता जो कि जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीकरण द्वारा प्राप्त की जाती है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिया जाता है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम की बात करें तो ये आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध से संबंधित है और गौतम बुद्ध के गुरु हुआ करते थे, है ना। अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए जाने जाते थे, जो कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अगला है 19वां प्रश्न, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नव नालंदा विहार की बात करें तो एक प्रकार का आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र माना जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1951 में किया गया था, यह भी याद रखेंगे। पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगता है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताया करेंगे। चलिए प्रश्न है 20वां कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो यह सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि मगध साम्राज्य के संस्थापक, काशी एवं अंग के विजेता तथा बुद्ध के परम मित्र बिंबिसार जो था उसका बेटा हुआ करता था। और उसके बाद अजातशत्रु का जो हत्या है उसका बेटा उदयन कर देता है, इसलिए कहता है कि वो अपने पिता की हत्या के और स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा जाता है, वह अजातशत्रु है। 21वां है कि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दंडी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी। तो अबुल फजल की मृत्यु जो है शहजादा सलीम के कारण हुआ था, यानी कि जहांगीर के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 23वां है दोअस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर के काल में दोअस्पा एवं सिंहस्पा व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोअस्पा के मनसबदारों को अपने सवार के पद के दुगने घोड़े तथा सिंहस्पा के मनसबदारों को अपने सवार के जितने होते थे उसके 3 गुना घोड़ा रखना होता था। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो आपको पता होगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के सैन्य सिखवाद को बढ़ावा दिया और सिखों को खालसा कहकर पुकारा था। और सिखों के लिए पंच ककार जो ककार सिस्टम है वह अनिवार्य किया, पाहुल नामक त्योहार भी शुरू किया था। 25वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत ढूंढना है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग ओंगल नेपाल युद्ध, लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय ओंगल मराठा युद्ध। अगर देखा जाए इन सभी में सुमेलित नहीं है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्या क्या है। पहला बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो सही है, 1764 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस का नेपाल ओंगल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 के बीच हुआ था। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध ब्लेजली के समय में हुआ था जो कि 1799 में हुआ था। और तीसरा ओंगल मराठा युद्ध जो है यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। सही आंसर डी। 26 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया था। तो यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1791 में। मेनली 1793 में लागू होता है, 1791 से अस्थायी बंदोबस्त के लिए भू राजस्व की वसूलने का आधार बना दिया गया था। 27वां है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगर हम बात करें आत्मीय सभा की तो
एक मिनट ध्यान से सुनेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेगा राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में राधानगर बंगाल में हुआ था। 1803 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम किया। फिर राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज को सभी रूढ़ी और कुरीतियों से मुक्त कराना चाहते थे। इसी को लेकर के इन्होंने अलग अलग तरह के काम किए और आत्मीय सभा की स्थापना की अगर बात करें तो 1815 में किया गया था। चलते अगला प्रश्न की ओर। 28वां है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं था। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 के आसपास में हुआ था और 1911 तक चला था, बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू किया गया था। और जिस समय गांधी जी स्वयं दक्षिण अफ्रीका में हुआ करते थे, उसके बाद ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और बाकी इन सभी में शामिल थे। अगला है 29वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन एक सुमेलित है? एक सर्च करना है तो रफीक जकारिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह सही है। बाकी ध्यान से सुनिएगा। बेलेंटाइन सिरोल, बेलेंटाइन सिरोल का पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। रफीक जकारिया का है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। और बीडी सावरकर का हिंदुत्व है, बीडी सावरकर का हिंदुत्व है। अगला है 30 नंबर की केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किस लिए? तो केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। 31वां है कि पालघाट निम्नलिखित के मध्य स्थित है। तो पालघाट की अगर बात किया जाए तो ये मुख्यतः नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 32वां कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप की अगर हम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित ये है। और ये जो है मुख्यतः आपका श्रीहरिकोटा जो है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है, प्रक्षेपण केंद्र, यानी कि सही आंसर हो जाएगा पुलिकट झील के समीप में। 33 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या कानपुर? तो ऑप्शन के अनुसार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी, एक मिनट ध्यान देंगे, कानपुर जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है और उसके बाद जो है ये आगे की ओर बहना प्रारंभ कर देता है। 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर या बाणसागर? नर्मदा नदी पर जो नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणसागर। बाणसागर पर ये नहीं स्थित है, बाकी अन्य सभी सही है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी घाटी परियोजना तो यह है, इसके अंतर्गत आपका इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी ये सभी आता है। और बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में सोन नदी पर स्थित है। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कहां से? तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 36 के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन की अगर बात करें तो इसका सही आंसर रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, यही गलत है, तेल शोध कारखाना मथुरा, बाकी सही है। अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये नवरत्न उद्योग के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है, बंगलुरु में ये स्थित है। अगला है 37 नंबर की भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हमारा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है। 38वां है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में मिलेगा। 39वां है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तंजानिया और युगांडा के बीच में तो विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील इसका विस्तार युगांडा, तंजानिया एवं केनिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील के बाद ताजे पानी की दूसरे सबसे बड़ी झील के रूप में विक्टोरिया झील को जाना जाता है। और इस प्रकार यह जो है युगांडा तथा तंजानिया, युगांडा एवं केनिया एवं तंजानिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है।
अगला है 40वां कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो वह है आयनमंडल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 41वां कि बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है। किशनगंज, भागलपुर, बक्सर और औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। बिहार के किस जिला में दलदली मिट्टी है, तो किशनगंज में। 42वां है स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगजीवन राम स्टेडियम खगौल, इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर और उसके बाद है राजेंद्र स्टेडियम छपरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर में नहीं बल्कि पूर्णिया में स्थित है। बाकी खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, जगजीवन राम स्टेडियम खगौल, राजेंद्र स्टेडियम छपरा। 43वां है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया को अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, जो कि 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिए थे, है ना। और अब जो है योजना आयोग नीति आयोग के रूप में काम करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। बाकी जीएसटी एक बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, कर ढांचे को एकीकृत करेगा। ये सभी सही है। 45वां है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची की अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और समवर्ती सूची के अंतर्गत 3 सूची है, संघ, राज्य और मतलब कि सूचियों के अंतर्गत जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। 46वां है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो यह रखा गया है तीसरे स्थान पर। मूल कर्तव्य की अगर बात किया जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, मगर वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार के रूप में, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और प्रदान करने की अवसर देता है। चलते अगला प्रश्न की ओर। 47 कहता है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता की अगर बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें हम भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पर भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता, तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। और यह भी ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतल बार्ड थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला 48वां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितने धाराएं हैं। 1989 में अगर धारा की बात किया जाए तो कुल 23 धारा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया। अगला है 49वां कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला है 50वां कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे। तो मंडल आयोग गठन कब हुआ था, 1979 में। 1979 में मोरारजी देसाई के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न रहेंगे और ये 25 प्रश्न आपके लिए अब ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखा करेंगे और साइंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए 51 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो दालचीनी प्राप्त करने के लिए जो होता है यह मुख्यतः छाल होता है, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा इसका निर्माण होता है, अग्नाशय का बीटा सेल से निर्माण होता है और यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। 53 नंबर है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, अगुहीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है द्रव्यमान वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती
उत्पाती होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 55 कहता है कि कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अवयव। 56 है कि डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसको? तो वो नमक को प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 57 की सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो है यह बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर बी। 58 है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन या कंडरा के नाम से जाना जाता है। मांसपेशी को हड्डी से यानी कि इसके लिए देखिए एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं, MBT, M से मसल्स, B से बोन, T से टेंडन, और एक होता है BBL बोन टू बोन लिगामेंट, BB मारे लाठी से, ठीक है, BB मारे लाठी से, तो बोन टू बोन लिगामेंट। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 59 की पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। 60 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई हमेशा वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 है प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है 62 की 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 0.75, कुछ भी रहे उसका आधा होना चाहिए, ठीक है। 63 है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। ऑप्शन नंबर ए। 64 है कि क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमोटोग्राफी तकनीक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 65वां प्रश्न है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो वो जो लैंप रहता है वह सोडियम का रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ? केवलार, लैक्सॉन, ग्रेफीन या स्पाइडर सिल्क? केवल कार्बन से बना हुआ जो इनमें है वह है ग्रेफीन। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। आंसू गैस की तरह किसका काम में लेते हैं? NH3 अमोनिया का लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 68 नंबर, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग के लिए हम ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण प्रयोग करते हैं और यह मिश्रण सबसे अधिक प्रचलन में। ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट का प्रयोग जो है गन्ना के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर है कि पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो यह हो जाएगा अंडाशय। 71 है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है कहाँ पर? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में। 72 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। 73 है निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौंदा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है आखिरी के दो प्रश्न और बचे हैं। 74 है कि स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते, ये गलत है। बाकी दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, दोनों ग्लूकोज अणु में निर्मित। 75 और आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन मिला रहेगा थायरॉक्सिन में, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार आपका ये पूरे 75 प्रश्न समाप्त हुए। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, और ये PDF आपका पूरा 100 जो है 150 वो आपको दे दिए गए हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, नीचे लिंक इसका दिया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले में। अभी के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।